इन्वेस्टमेंट इन इलिसिट फंड्स, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, फायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है इतने सालों से। क्यों? हमने इन्वेस्टमेंट तो करी लेकिन हम फायदे में नहीं है आज भी। 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी थी, आज भी नुकसान में चल रहे हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स दोस्तों हम लोग करते हैं जब हम लोग इलिसिट फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले इलिसिट फंड्स की एक वीडियो बनाई यूट्यूब के अंदर। उसमें मैंने आपको बताया कि इलिसिट फंड होते क्या है, क्या क्या फायदे हैं, क्या फीचर्स होते हैं इसके, और थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स के बारे में बात करी। तो दोस्तों उस वीडियो की जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप उसको चेक करिए, उसको सुनिए। और अब आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, वो बात कर रहा हूं कि क्या क्या गलतियां या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जब हम अपना पैसा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में लगाते हैं। यानी इलिसिट फंड्स अच्छे होने के बावजूद भी हम पैसा नहीं कमा पाते हैं और अपना नुकसान कर जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 मिस्टेक्स के बारे में इलिसिट फंड्स में जो हम करते हैं अक्सर। पहली गलती दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों ज्यादातर क्या सभी को पता है ये बात कि इक्विटी के अंदर अगर आप एवरेजिंग करते हैं सिप के थ्रू और लमसम पैसा लगाते हैं तो वहां पर थोड़ी सी गलती ये हो सकती है कि लमसम पैसा लगाने पर मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी हो और आपने पैसा लगाया, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे गिर गया, तो चांसेस ज़्यादातर होते हैं 3-4 सालों में मार्केट वापस रिटर्न नहीं कर पाता है उस हिसाब से, या बढ़ता है तो बहुत कम बढ़ता है। तो 3 साल के बाद आपको लगता है मेरा पैसा थोड़ा कम रह गया। तो मैक्सिमम लोगों को सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप कोशिश करिए लमसम के बदले सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसको वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। तो सिप इज़ ऑलवेज बेटर देन लमसम। अगर आपको मार्केट पे लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट पे थोड़ा कम भरोसा है, तो आप सिप की इन्वेस्टमेंट सजेशन रहेगा, हमेशा चूज करिए। मिस्टेक नंबर 2 दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसा जब टैक्स को बचाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में जब आपका फरवरी या मार्च आता है तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल उनके लिए होता है। वो सोचते हैं कि क्या करना है, ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है, सीधा एक रिसर्च करेंगे खटाक से और तुरंत इन्वेस्टमेंट डाल देंगे। क्योंकि आपके पास सिप का इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है ही नहीं, तो वो लोग लास्ट डेट आने की वजह से लमसम पैसा डाल देते हैं। तो वो बिना कोई रिसर्च के उसको खराब कर देते हैं पैसे को अपने, और उनकी इन्वेस्टमेंट शायद इसलिए भी गलत हो जाती है। मिस्टेक नंबर 3, जल्दबाजी करने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि लोग रिस्क का असेसमेंट नहीं करते हैं। यानी आप अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हो दोस्तों, आपको पता नहीं होता है कि क्या आप वाकई में रिस्क लेने के लिए बने हैं, क्या आप वाकई में म्यूचुअल फंड में इक्विटी में पैसा लगाना चाहते थे, या सिर्फ टैक्स के लिए आपने पैसा लगा दिया। तो रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फंड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है इलिसिट के अंदर, कौन सा AMC का फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वो गलती आप करते हैं। तो दोस्तों पर्सनल बिहेवियर इसीलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने म्यूचुअल फंड की एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। आप उसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में जनरली हम करते हैं, और उसमें ह्यूमन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि रिस्क एसेस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चौथा पॉइंट दोस्तों, गोल प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो विदाउट गोल प्लानिंग, यानी कोई भी गोल है ही नहीं आपका, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों ये टैक्स बचाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके किसी न किसी गोल को पूरा करने के लिए है दोस्तों ये। तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए डाल दिया पैसा। ऐसा नहीं होता है। गोल के बिना, यानी डायरेक्शन नहीं है उस फंड का, उस पैसे की इन्वेस्टमेंट को डायरेक्शन देना जरूरी है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि किस गोल के लिए आपने उस पैसे को डाला। तो आप विदाउट गोल प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे दोस्तों। 5वां पॉइंट, तो आप बेसिकली क्या करते हो दोस्तों,
सबसे बड़ी जो मिस्टेक इसमें एक और करते हैं, मैक्सिमम लोग कभी कभी डिविडेंड ऑप्शन भी चूज कर लेते हैं। तो ग्रोथ ऑप्शन में जाने में ज़्यादा फायदा होता है, डिविडेंड में थोड़ा कम फायदा होता है एज कम्पेयर टू ग्रोथ। अगर आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म है और गोल प्लानिंग भी आपने करी है और आप इक्विटी में रहना चाहते हैं तो ग्रोथ ऑप्शन चूज करिए, रिटर्न आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिविडेंड ऑप्शन। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा दोस्तों ग्रोथ में फायदा होता है, तो ये मिस्टेक कोशिश करना कि इसको अवॉइड करो। पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट दोस्तों, इन्वेस्टमेंट विदाउट एडवाइजर। दोस्तों आपको ना एक सही सलाहकार यानी एडवाइजर की ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपका बिहेवियर क्या है, इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपको वो बताता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करनी है और कहाँ करनी है। तो ELSS फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट में टेक्निकल इशू कोई नहीं है दोस्तों, लेकिन आप एडवाइजर से पूछोगे, पास्ट परफॉर्मेंस की रिव्यू करने के बाद अगर आप सही ELSS फंड चुनोगे तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। इसीलिए एडवाइज़र की सलाह हमेशा ज़रूरत होती है। एडवाइज़र दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, गारंटी नहीं होती है, लेकिन वो एक चीज़ प्रोटेक्ट करता है, आपके बिहेवियर को। तो दोस्तों आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो एडवाइज़र अच्छी तरीके से समझता है। वो आपको जानता है, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को जानता है, आपके गोल्स को जानता है। तो आप अगर उसके हिसाब से चलोगे तो आपको हमेशा फ़ायदा होने वाला है। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों 7वां पॉइंट, हमेशा ऑप्शन चूज करना है दोस्तों आपको ओपन एंडेड, यानी उस ELSS फंड के अंदर पैसा लगाना है जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। यानी कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप ऐसे फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए जो इक्विटी के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी इमरजेंसी पूछ के नहीं आती है तो आप ओपन एंडेड स्कीम में जाएंगे, तो आप इसको अवॉइड करेंगे जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं। तो ये गलती मत करना दोस्तों। पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट दोस्तों, इन्वेस्टमेंट विदाउट बजट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट आप करते हो, बजटिंग करते नहीं है। लमसम टैक्स बचाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने 1.5 लाख रुपए डाल दिए या 1 लाख रुपए डाल दिए या 50,000 रुपये डाल दिए और मैंने बजट अपना प्लान नहीं किया, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए उस टाइम पर इंस्ट्रूमेंट अपना परचेज कर लिया। तो ये छोटी सी गलती होती है। तो ये दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बजट है आप उसी के हिसाब से काम करिए, क्योंकि अगर आपने सिप की इन्वेस्टमेंट करी है तो बाद में आप इसको कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो आपका जो टैक्स का प्लान है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। यानी आप बजटिंग के हिसाब से काम नहीं करेंगे, सिर्फ टैक्स के हिसाब से काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, जो या फिर जो भी आपने प्लान किया है तो प्लान आप पूरा नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, 9th पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन टू मैनी फंड्स। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग फंड्स के अंदर। ELSS फंड्स सोचते हैं कि एक AMC परफॉर्मेंस नहीं देगी तो दूसरी AMC परफॉर्मेंस दे देगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम फंड्स में पैसे लगाएं। यानी आप जब चूज़ करें इन्वेस्टमेंट के लिए ELSS फंड को, तो पास्ट परफॉर्मेंस देखें, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसके अंदर एक इंसाइट भी होती है, यानी AMC ने उस फंड के अंदर पैसा किस किस कंपनी में लगा रखा है वो भी दोस्तों आप देख सकते हो। उससे फायदा ये होता है दोस्तों कि आपको चूज करना आसान हो जाता है कि कौन सा फंड बेटर है, कौन सा फंड कम परफॉर्मेंस दे रहा है, और आने वाले टाइम पर भी थोड़ा सा इंसाइट मिल जाएगा कौन सा फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है उसकी कंपनी के सिलेक्शन को देखकर। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक अच्छा फंड जिसमें ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए था, आप उसकी जो रैली है या उसका जो गेन है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ, वो आप लूज कर जाओगे। तो इसलिए बहुत सारे फंड्स में पैसा नहीं लगाना है दोस्तों, उससे आपको लॉस हो सकता है। 10वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 दोस्तों, 10वां पॉइंट जो इसके अंदर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी जब मैंने वीडियो बनाया उसमें बोला है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ELSS फंड भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि सिर्फ टैक्स बचाना है आपको। आप अगर कुछ प्लान करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी एक फंड की तरह काम करता है दोस्तों। इक्विटी में एक्सपोजर है तो आपको उसका ध्यान रखना है कि वहाँ पर आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी गोल प्लानिंग के हिसाब से अगर डिसिप्लिन वे में करोगे, मार्केट के अंदर पेशेंस रखोगे, 3 साल का वेट नहीं करोगे पैसा निकाल लूँगा तुरंत, तो पैसा बनेगा दोस्तों। तो डिसिप्लिन और पेशेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि ये भी एक म्यूचुअल फंड ही है दोस्तों, म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आता है आपका डिसिप्लिन और आपका खुद का बिहेवियर और पेशेंस।
तो दोस्तों आपको याद रखना है 10वां पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने जो भी आपको बताया है आज उससे आप समझ सके होंगे कि ELSS फंड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जो मिस्टेक्स हम लोग जनरली करते हैं। आपको फ़ायदा उसमें होगा। और ELSS फंड्स को अच्छी तरीके से जानने के लिए जो मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं और किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, जो मैंने आपको आज बताया है, क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं, आप उसको देखने के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में दोस्तों जानना चाहते हो ढंग से, तो म्यूचुअल फंड्स का भी मेरा लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस किस गलती की वजह से या किन किन रीज़न से जो लोग मैक्सिमम मिस्टेक्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स परचेजिंग करते समय, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने जो आपको बताया है ELSS फंड्स के अंदर जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, अगर वो आपको पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप देखें तो बेल आइकन पे क्लिक करिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।